दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन पेपर में पूछ लिया जाता है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज हम चित्र यहाँ पर आप बना देख रहे होंगे, ठीक है, और आज हम इसका वर्णन करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके हम 6 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आपका फिक्स होने वाला है। तो भाई 6 नंबर की खातिर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यह मानव पाचन तंत्र का चित्र है और मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो अभी सुनते हैं मानव पाचन तंत्र क्या होता है कि 8 से 10 किसी मानव पाचन तंत्र क्या होता है, मानव पाचन तंत्र का भाग यानी कितना होता है 8 से 10 मीटर लंबाई का मानव पाचन तंत्र पाया जाता है। यानी किसी मानव में आहार नाल कितनी होती है 8 से 10 मीटर की होती है। इसके जितने भी भाग होते हैं उनका व्यास उनकी लंबाई अलग अलग होती है। इसके कई भाग ऐसे देखते हैं, इसके कितने भाग होते हैं आप खुद जानते हो कि अगर आप लाइन से लिखेंगे तो पहला भाग क्या होता है आपका मुख होता है, मुख। दूसरा भाग होता है आपका ग्रसनी, क्या होता है ग्रसनी। और तीसरा भाग होता है लाइन से आपने भोजन खाया ग्रसनी में गया, और ग्रसनी से किस में आता है ग्रास नली में, ठीक है, ग्रास नली। और ग्रास नली से आमाशय, ठीक है, आमाशय। और आमाशय से किसमें जैसे कि आमाशय से आपका जाता है ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी से आपका मतलब वही छोटी आंत, ग्रहणी को भी छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। फिर साथ में होगा आपका बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत यानी बृहदांत्र। और कौन सा 8वां भाग होगा आपका मलाशय, मलाशय। और 9वां भाग होता है आपका गुदा द्वार, द्वार होता है, ठीक है। ये आपके 9 भाग मानव पाचन तंत्र की हो जाते हैं। अब इन भागों को हम एक एक करके आसान तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला भाग देखते हैं आप मुख। किसके बारे में जानते हैं मुख, मुख क्या होता है। तो आप खुद जानते हो कि मुख का काम क्या होता है कि भोजन को चबाना पीसना है। इनमें 3 चीज़ें भोजन की कितने जो मुख की कितने कार्यकर्ता होते हैं, मुख में कितने लोग कार्य करते हैं तो आप खुद जानते हैं। एक तो मुख में क्या होती है दांत पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दांत पाए जाते हैं। और क्या होता है लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, लार ग्रंथियाँ। और इसमें क्या पाया जाता है एक और कि आपकी क्या होती है जीभ, ठीक है, जीभ बोलते हैं जीहा कहते हैं, ठीक है। ये 3 मुख के कार्यकर्ता होते हैं जो मुख में काम करते हैं। फिर भोजन को आगे हमारा बिल्कुल जो पाचन तंत्र है मशीन जैसा काम करता है। पहला भाग कौन सा है इसका मुख है। अब मुख में क्या है दांत, सबसे पहले भाग क्या होते हैं दांत। तो हमारे मुख में ऊपरी तथा निचले जबड़े में कितने जबड़े होते हैं मुख के 2 जबड़े होते हैं। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे पाए जाते हैं। यानी दांत की बात की जाती है तो कितने दांत पाए जाते हैं हमारे एक में 16 दांत पाए जाते हैं। कितने 16 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक होता है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कौन कौन सी एक बात की जाए कि एक होता है कृंतक, कृंतक, रदनक, चवर्णक, सॉरी क्या है चवर्णक, इसके बाद देखिए अग्रचवर्णक, क्या होगा अग्रचवर्णक। और एक और क्या होगा आपका चवर्णक। कितने प्रकार के दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है। अब बात की जाती है कि एक कितने होते हैं तो ये 2 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं 2 जोड़ी, यानी कितने 4 दांत, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नहीं, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, तो 2 जोड़ी कितने हुए 2 जोड़ी होती हैं। और रदनक कितनी होती है 1 जोड़ी, कितने 1 जोड़ी दांत होते हैं, क्यों 1 जोड़ी यानी 2 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और अग्रचवर्णक कितने होते हैं कि 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे, यानी कितने कि ये भी कितने होते सॉरी कितने 2 जोड़ी, कितने होते 2 जोड़ी, 2 जोड़ी ऊपर पाए जाते हैं 2 जोड़ी नीचे पाए जाती है, ठीक है। और अग्रचवर्णक कितने होते 3 जोड़ी दांत पाए जाते हैं, 3 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी 3 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें
कौन कौन से काम करने वाले हो गए? दांत, लार और जीभ। पहले क्या होती है? दांत। जब हमारे ऊपरी तथा निचली जबड़े में कितनी 16 दांत पाए जाते हैं, तो उनमें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक कितने होते हैं? जो 2 जोड़ी। रदनक कितने होते हैं? 1 जोड़ी। अग्रचवर्णक कितने होते हैं? 2 जोड़ी। और चवर्णक कितने होते हैं? 3 जोड़ी दांत पाए जाते हैं, 6। ठीक है, कितने? 6 दांत। कौन से 6 दांत? कौन से? चवर्णक के। और 4 दांत अग्रचवर्णक के, 1 जोड़ी 2 दांत कितने? रदनक के। और कितने? 4 कितने आपके पास कृंतक के पाए जाते हैं। अगर बात की जाती है कि काम क्या होता है इनका, तो ये क्या होता है? ये सब क्या होता है? भोजन को कुतरने का काम करते हैं। कुतरने का काम करते हैं। क्या करते? कृंतक क्या करता है? कुतरता है। कृंतक का मतलब कुतरता है। और रदनक क्या करता है? इसे चीरने पर, जो भोजन आया उसे चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? आपका रदनक करता है। और चबाने का काम कौन करता है? आपका अग्रचवर्णक। और पीसने का काम कौन कर देता है? आपका चवर्णक कर देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? बस तो दांत कितने प्रकार के? तो हम क्या लिखेंगे? ऊपरी तथा निचली जोड़ी में 16 दांत पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी नीचे। कौन से? कृंतक। 2 जोड़ी ऊपर यानी 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे, दो कितने? 2 जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? भोजन को कुतरने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और अग्रचवर्णक क्या करते हैं? चबाने का। और ये चवर्णक पीसने का काम करते हैं। अब बात आती है लाल ग्रंथियाँ। तो क्या करती हैं? जो भोजन क्या करते हैं कि जो ऐसे पहले कहते हैं जीवा की बात कर लेते हैं। जीवा क्या होती है? कि एक फर्श के समान हमारे मुंह में बिछी होती है। जो भोजन जो हमने खाया उसका स्वाद बताती है। और साथ में जो हमने उसमें लार मिलाई है, उस लार को मिलाने का काम करती है। और भोजन को, जो पिसा भोजन, उसे निगलने के लिए, अंदर धकेलने के लिए जीभ काम करती है। और हमारे अंदर कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पैरोटिड, अधोहनु और अधोजिया। कौन कौन सी? पैरोटिड, और एक अधोहनु, और अधोजिहा। कौन कौन सी? अधोजिहा। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना मुक्का कारक हो जाता है। तो अब देखते हैं अगला भाग होगा हमारा श्वसन ग्रसनी। तो क्या होगा? ग्रसनी के लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? ग्रसनी की बात कर लेते हैं। किसकी? ग्रसनी। मुख हो गया हमारा। अब बात करते हैं ग्रसनी की। ठीक है, क्या होती है? ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा के पीछे वाला भाग। मुख गुहा के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और एक क्या होता है? इसमें एक बड़ा छिद्र होता है, जिसके द्वारा जो ग्रास नली होती है, जिसके द्वारा क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? ग्रास नली। जो ग्रास नली किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, तो इसमें ग्रास नली जो होती है वो ग्रसनी में खुल जाती है। और इसी के पास क्या होता है? यहाँ पर एक जो श्वास नली क्या होती है? श्वास नली का छिद्र पाया जाता है। श्वास नली का छिद्र पाया जाता है। इसी के पास क्या होता है? एक घंटी द्वारा, जिसे बोलते हैं कंठ, इसी के पास स्थित होता है। तो हम क्या क्या लिख लेंगे कि जो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग, पीछे वाला भाग, पिछला भाग क्या कहलाता है? पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? इसी में क्या होता है? एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे हम निगल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। और इसी में ग्रसनी यानी जो ग्रास नली खुलती है। और साथ में इसके पास ही क्या होता है कि क्या पाया जाता है? श्वास नली का छिद्र पाया जाता है। साथ में क्या होता है? कंठ इसी के पास स्थित होता है। अब बात करते हैं कि ग्रास नली की। तो ग्रास नली, यहीं पर देखिए, ग्रास नली एक छल्लेदार एक नली होती है। क्या होती है? नली, जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। क्या होती है? श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यहाँ पर क्या होता है? डायाफ्राम को भेद कर सीधे कहाँ पर खुलती है? आमाशय में खुलती है। तो क्या लोग ग्रसनी कैसी जाती है? तो ग्रसनी कैसी? ग्रास नली, सॉरी क्या बात करें? ग्रास नली। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रास नली की बात कर रहे हैं। तो कैसी? एक छल्ले युक्त होती है। छल्ले युक्त होती है। छल्ले युक्त होती है। ठीक है, युक्त होती है। और किसके नीचे स्थित होती है? तथा श्वास नली के नीचे स्थित होती है। नीचे स्थित होती है। और यह डायाफ्राम को भेद कर किसमें? आमाशय में खुलती है।
आमाशय में खुलती है। ठीक है, आमाशय में खुलती है। क्या करती है, डायाफ्राम को भेद कर कहाँ पर खुलती है, आमाशय में खुल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगला भाग होगा हमारा आमाशय। तो इसे कर लेते हैं हम साफ और फिर देख लेते हैं हम आमाशय के। चलिए तो देख लेते हैं हम आमाशय के लिए। ठीक है, तो आमाशय क्या होगा, यहाँ पर देखिए आमाशय एक जे आकार की, यहाँ पर देखिए पूरा भाग क्या होता है, आमाशय। आमाशय कैसी होती है, एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 25 से 30 मीटर की होती है। कितनी होती है, 25 से 30 मीटर की। चौड़ाई की बात की जाए तो 7 से 10 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं फरडिक। देखिए कि सबसे ऊपर प्रारंभिक भाग को क्या बोलते हैं, फरडियक कहते हैं, और मध्य यानी बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक कहते हैं, और लास्ट के यानी अंतिम वाले भाग को क्या बोलते हैं, पायलोरिक कहते हैं। और इसी से जठर रस निकलता है। क्या वो निकलता है, जठर रस, यानी सॉरी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है इसमें, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, आपको जानिए कि HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यह एक जी आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। और क्या होती है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। और प्रारंभिक भाग क्या बोलता है, फर्डिक, और तथा मध्य भाग क्या कहलाता है, फंडिक कहलाता है। ठीक है, यहीं पे क्या होगी, इस सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर नहीं, क्या होगी, सेमी में होती है। ठीक है, और अंतिम भाग क्या कहलाएगा, वो पायलोरिक कहलाता है। जठर, इससे क्या है, जठर ग्रंथियाँ, इसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती, जिससे क्या निकलता है, जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसमें क्या पाया जाती है, HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। HCl क्या करता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, और तथा उसमें जो जीवाणु होते हैं उन्हें भी नष्ट करता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, यानी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को सड़ने से और इसमें उपस्थित क्या होती है, जो सूक्ष्म जो भी जीवाणु आ रहे हैं उन्हें नष्ट कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन दुग्ध का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन कर देता है। ठीक है, वसा का पाचन करता है। इस प्रकार आमाशय एक जी आकार की थैली होगी, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। और इसके प्रारंभिक भाग को फर्डिक, मध्य भाग को फंडिक और लास्ट वाले को पायलोरिक भाग कहते हैं। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है, तथा इसमें क्या है, HCl और पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम में निकलते हैं। पेप्सिन क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, और वो जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है। लाइपेज बस किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दुग्ध का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। चलिए तो अब देख लेते हैं अगला भाग होगा हमारा गृहिणी। तो चलिए इसे हम करते हैं साफ और फिर देखते हैं हम गृहिणी के लिए। चलिए तो बात कर लेते हैं हम गृहिणी की। ठीक है, गृहिणी क्या होगी, आपको देखिए यह एक आमाशय के साथ सी आकार की संरचना थी। यह आपका आमाशय होगा, यहाँ से जो पूरा वाला भाग जो यहाँ पर घूम रहा है, ये क्या होती है, गृहिणी होती है, सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई की बात की है तो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर की लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यहाँ पर देखिए पूरा भाग यहाँ पर हो अग्नाशय। अग्नाशय तक जाती हूँ कि पाचक ग्रंथियों में आती है। पाचक ग्रंथि यकृत, और अग्नाशय क्या होती है, पाचक ग्रंथि। इनके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अग्नाशय तो देखिए कहाँ पर, यह पित्त नलिका, जो अग्नाशय यकृत से निकलने वाली पित्त नलिका, और अग्नाशय यकृत से निकलने वाली पित्त नलिका और अग्नाशय नलिका से गृहिणी के निचले भाग में खुलती है। जो पित्त नलिका होती है और अग्नाशय नलिका गृहिणी के निचले भाग में खुलती है। तो यह जाएगा आपका गृहिणी। यह आमाशय के साथ सी आकार की संरचना के रूप में यहाँ पर जुड़ी होती है, और साथ में इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। और यह अग्नाशय नलिका और पित्त नलिका इसी गृहिणी में खुलती है। देखते हैं कि पित्त नलिका तथा अग्नाशय नलिका गृहिणी के निचले भाग में खुलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा भाग आपको दिख रहा है, बृहदांती क्या होती है, बड़ी आंत होती है। और इसके बाद क्या होता है आपकी, जो छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है कि जो यहाँ पर इसका लास्ट वाला निचला सिरा जो सबसे बड़ा भाग होता है, यहाँ पर देखिए पूरे में कुंडलित रूप से फैला होता है, तो क्या होती है, ये बड़ी आंत होती, छोटी आंत होती, क्या होती, छोटी आंत। जो पूरी जो गृहिणी को ही क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं, या छोटी आंत। जो पूरे भाग में यहाँ पर देखिए कुंडली नुमा संरचना में फैला रहता है, और इसके ऊपरी वाले भाग पे क्या होता है, बृहदांत होता है, जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत फैली होती है। क्या होती है, बड़ी आंत फैली होती है। तो आपको क्या इसमें छोटी आंत में भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि
किसी ग्रहणी का निचला सिरा जो कहाँ पर कुंडलित रूप में, कहाँ पर बृहदांत के बीच में कुंडलित रूप में फैला हुआ होता है। ठीक है, फैला हुआ तो होता है। चलिए फिर इसके हम लिखते हैं, यहाँ पर हम साफ कर दें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देख लेते हैं। ठीक है बात क्या कर रहे थे हम, छोटी आंत की। तो यह ग्रहणी की निचले भाग, हमने क्या बताया कि ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है और सबसे लंबी होती है। इसके चारों ओर क्या होती है, बड़ी आंत होती है। तो क्या होती है, ये ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है और ये सबसे बड़ी होती है अंदर तरफ, और बड़ी आंत इसके चारों ओर स्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, और आपके लिए बड़ी आंत के लिए जानना हो तो बड़ी आंत क्या होती है, यह है अधिक चौड़ी। कैसी होती है, चौड़ी। देख सकते हैं कि यह अधिक चौड़ी होती है, अतः आंत से इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। आंत से इसकी लंबाई, यानी छोटी आंत से इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। बात किया है कि छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है। क्या फिर जो छोटे से थैले जैसे भाग में, यहाँ पर देखिए थैले से भाग में खुलती है, जैसे बोलते हैं मलाशय में ये खुलती है। और बात की है जिसका एक सिरा 7 से 10 सेमी लंबा होता है। क्या होता है, इसका एक सिरा कितना होता है कि 7 से 10 सेमी लंबा होता है। कोई भी सिरा की बात की जाए तो कितना होता है, 7 से 10 सेमी लंबा होता है। सक्रिय व बंद नली के रूप में एक ओर निकलती है। सक्रिय व बंद नली के रूप में यहाँ पर एक ओर निकलती है। और दूसरी ओर की बात की जाए तो निकलती है, इसे कृमि रूप परिशेषिका का भाग कहते हैं। क्वेश्चन आता है कृमि रूप परिशेषिका का भाग किसे कहते हैं, तो आप कह लो कि बड़ी आंत। कृमि रूप परिशेषिका का भाग किसे कहते हैं, तो बढ़िया विकल्प वाला क्वेश्चन होता है, तो अब आप आराम से लिख सकते हो। थैले की दूसरी ओर, थैले की दूसरी ओर लगभग कितने 3 इंच चौड़ी नली को कॉलन कहते हैं। जो लगभग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो अपेंडिक्स की बात होगी कि जो छोटी सी थैली सक्रिय रूप में खुलती है, जैसे हम कृमि रूप कहते हैं। उसकी दूसरी ओर कितनी हो, लगभग 3 इंच थैली जैसे 3 इंच चौड़ी नली कॉलन होती है, जो निकलने के बाद एक और गुहा के ऊपर की ओर उठती है। देखिए एक और गुहा के ऊपर उठती है और फिर दोबारा क्या होती है कि दोबारा अपने नीचे की ओर बैठ जाती है और एक समांतर हो जाती है। और कहाँ पर खुलती है, जो यहाँ पर आपको हो गया मलाशय में ये खुल जाती है। किसमें होते हैं, मलाशय। ठीक है, किसमें, आप यहाँ पर लिखते हैं मलाशय, किसमें खुल जाती है, अंत में किसमें, मलाशय में खुलती है। किसमें खुल जाती है, मलाशय में खुल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है, जो छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है। बात की जाए इसकी लंबाई भी छोटी आंत से कम होती है, और जैसे जैसे मतलब जो एक है छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है, जैसे बोलते हैं मलाशय में खुलती है। इसकी बात की जाए तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, और इसका एक सक्रिय व मतलब एक साइड क्या होती है, सक्रिय व देख सकते हैं नली के रूप में निकलती है, जिसे हम बोलते हैं कृमि रूप कहते हैं, जिसे कहते हैं कृमि रूप कहते हैं। और दूसरी ओर कितनी, लगभग 3 इंच जो ऊपर की ओर उठी होती है, 3 इंच देख सकते हैं चौड़ी नली होती है, जो इसे हम कॉलन कहते हैं, जो ऊपर की ओर निकलने के बाद फिर नीचे की ओर बैठ जाती है, समांतर हो जाती है, और कहाँ पर खुलती है, मलाशय में खुल जाती है। अब बात कर लेते हैं, बड़ी आंत होगी, हम अब बात कर लेते हैं मलाशय की। तो हम इसे करते हैं साफ और फिर देखते हैं मलाशय। चलिए तो देख लेते हैं मलाशय के बारे में। ठीक है, मलाशय क्या होता है, तो देखिए बड़ी आंत का अंतिम सिरा क्या होता है, मलाशय होता है। जो बड़ी आंत का अंतिम सिरा क्या होता है, मलाशय होता है। इसकी बात की जाए तो ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अपशिष्ट, अब जो बाद में हमारा अपशिष्ट पदार्थ पता वो कहाँ पर, मलाशय में एकत्रित हो जाएगा। फिर बात की जाती है इसके गुदाद्वार की। क्या होता है गुदा, तो ये मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार और मांसपेशियों का बना होता है। यहाँ पर देखिए ये अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है, और इसके बाहर खुलने के छिद्र को क्या बोला जाता है, गुदाद्वार। यानी यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में भरा हुआ है उसे हम निकाल देते हैं। तो ठीक है, ये हो गया मलाशय, यानी मलाशय का अंतिम भाग होता है और छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके द्वारा इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को क्या बोला जाता है, गुदाद्वार कहा जाता है। और इस प्रकार आपके 9 कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको अगर यकृत की वीडियो नहीं दिखी हुई, यकृत क्या है, यकृत तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या लिंक बटन में, आपको वहाँ पर यकृत मिल जाएगा, जो पाचक ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।